Jai Bharat everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. So guys, welcome to the Advait Achievers YouTube channel and welcome to the Super 3000 MCQ series for JEE Main 2021 और केमिस्ट्री के लेक्चर्स नीट 2021 के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज का आज है डे 18 जिसमें हम केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर 2। लास्ट क्लास मींस डे 18 को हमने थर्मोडायनेमिक्स को शुरू किया था। थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट रिवाइज करे थे। आज डे 2 है थर्मोडायनेमिक्स में, है ना, जिसमें हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स से बचे खुचे सवाल और साथ में थर्मोकेमिस्ट्री कंप्लीट हम रिवाइज करने वाले। ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज मैंने देखा 2002 से 2020 ये एनालिसिस में करता रहता हूं, ऐसा कोई है ना, मतलब बैठे बैठे ये सब काम करते रहते हैं कि 2002 से 2020 तक जितने भी जेई मेन के एग्जाम हुए हैं, पहले AIEEE होता था 2012 तक, ठीक है, मींस जो भी वो भी जेई मेन ही था, ठीक है, हाँ, तो जितने भी एग्जाम्स हुए अभी 2002 से 2020 तक, तो थर्मोडायनेमिक्स के टोटल 88 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। थर्मोडायनेमिक्स प्लस थर्मोकेमिस्ट्री मिलाकर टोटल 88 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हाँ, 2019-20 में शिफ्ट ज्यादा हुए थे, फिर भी 88 क्वेश्चंस मायने रखता है एक चैप्टर से। सो गाइस, लास्ट क्लास तक आपने अच्छे से लेक्चर देख लिया होगा, चीजों को समझ लिया होगा, नोट्स को एक बार लेक्चर देखने के बाद वापस रिवाइज कर लिया होगा और ये संतुष्ट हो गए होंगे कि अब थर्मोडायनेमिक्स मेरा जो है वो एकदम, है ना, मैक्स पे है, अब फोड़ के आएंगे। तो लास्ट क्लास में हमने ये सब क्वेश्चन कर लिए थे, आपके स्क्रीन पे दिखते जा रहे हैं, ठीक है, बोलना जहां तक हो गया है ये हो गया था, यहां से आज करना है क्वेश्चन नंबर है ना 180 से आज करना है। आज भी हम 17-18 सवाल करेंगे और इस चैप्टर को टाटा बाय बाय बोलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हीट अप सॉल्यूशन पे है। तो हीट अप सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा, ऑब्वियसली पढ़ा होगा, ठीक है। देखो क्या कहा जा रहा है, लैटिस एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaClR। मतलब यहां पे देखो दिया हुआ है लैटिस एंथैल्पी है और क्या दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मींस क्या दिया है, डेल्टा H सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ NaClR 788 किलोजूल पर मोल एंड 4 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ NaCl इज, तो अपने से पूछा गया डेल्टा H हाइड्रेशन, है ना, ऑफ NaCl। एक बात होता ना, ये पता है ये फिजिकल का तो क्वेश्चन है ही, लेकिन फिजिकल से ज्यादा ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। याद करो जब मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी और उसके बाद मतलब डेल्टा एच सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट बताया था, तो क्या बोला था कि जब भी आप आयनिक सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो कहानी क्या होगा, सबसे पहले जो आयनिक सॉलिड है तो सॉलिड को क्या करना पड़ेगा, गैसीय साइंस में ब्रेक करना पड़ेगा और 1 मोल आयनिक सॉलिड को गैसीय साइंस में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब यहां पे अगर हम बात करते हैं, फिर कहते थे कि भाई देखो ये एक बिजनेस है, लैटिस एनर्जी में क्या एनर्जी रिक्वायर्ड है और जब आयंस बन गए गैसियस तो वाटर क्या करेगा, उसको सराउंड करेगा, न्यू इंटरेक्शन करेगा और इसकी इक्विवेलेंट एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज। न्यू जो इंटरेक्शन हो रहा है वाटर के साथ Na+ गैसियस आयन का, फिर Cl- गैसियस आयन का, तो उस इंटरेक्शन की इक्विवेलेंट एनर्जी क्या होने वाली है, रिलीज होने वाली, उसको हम क्या बोलते थे, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते थे। तो नेट फायदा हुआ कि घाटा, देखते हैं ना कि डेल्टा एच सॉल्यूशन इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस इनकम कर देते हैं, नेट क्या आता है देखते हैं। तो डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या होता था, ये होता था डेल्टा एच लैटिस एनर्जी और प्लस क्या होता था, डेल्टा एच हाइड्रेशन। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ सर, समझ में आ गया। इसका मतलब हमें क्या निकालना भाई, बता, हमें डेल्टा एच हाइड्रेशन निकालना है। तो डेल्टा एच हाइड्रेशन मैं इधर लिखता हूं फ्रंट पे, तो डेल्टा एच हाइड्रेशन अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एच सॉल्यूशन माइनस डेल्टा एच लैटिस। कितना आसान क्वेश्चन आया था। अब डेल्टा एच सॉल्यूशन कितना दिया है, ये दिया है 4 किलोजूल पर मोल माइनस डेल्टा एच लैटिस पॉजिटिव ही होगा, है ना, ये कितना दिया है 788 किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो इतना किलोजूल पर मोल अपना क्या आने वाला है, आंसर मींस आने वाला है अपना माइनस 784 किलोजूल पर मोल। तो डेल्टा एच हाइड्रेशन देखो यहां भी कॉन्सेप्ट से इनऑर्गेनिक से भी बताया कि निगेटिव होगा और यहां भी क्या निगेटिव, तो -784 किलोजूल पर मोल। सपोज दैट इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या किया जा सकता था, अगर ध्यान समझना, अगर आपको डेल्टा एच हाइड्रेशन दिया रहता
और डेल्टा एच सॉल्यूशन दिया रहता और डेल्टा एच लैटिस एनर्जी पूछता ना, तो क्वेश्चन टफ हो जाता। इससे कहोगे सर कैसे टफ हो जाएगा सर, यही तो फॉर्मूला है, सिंपल चिपका देंगे। तो देखो भाई इसी लैंग्वेज में लिखता क्या कि द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl आर 784 एंड क्या 784 एंड 788 नहीं 4 है ना, ऐसा बोलता है, समझते हैं कि द डेल्टा एच हाइड्रेशन एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl आर 788 एंड 784 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। अब लोग करेंगे क्या, फॉर्मूला तो यही यूज करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो वैल्यूज दिए डायरेक्ट पुट कर देंगे, गलत हो जाएगा। डेल्टा एच हाइड्रेशन है ना, तो ये बोला गया 784 किलोजूल पर मोल, लेकिन ये चूंकि एनर्जी रिलीज होती है ये हमको पता है, तो हम माइनस साइन के साथ ही यूज करते हैं वहां पे। इसलिए मैं बोल रहा था क्वेश्चन टफ हो जाता, क्योंकि आधे लोग बस वैल्यूज पुट कर देते, कहानी खत्म, और ऐसा है ना दिक्कत होता है, ध्यान समझना है ना। चलो नेक्स्ट में क्वेश्चन देख रहे हो, फ्री एक्सपेंशन, ये तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, क्या लिया है, 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 bar and 298 Kelvin is expanded into vacuum। वैक्यूम मतलब क्या होता है कि जैसे ध्यान समझना, ये है भैया गैस जो कि कंटेनर में रखा है, अभी बाहर मान लो कि वैक्यूम है, ठीक है, तो गैस को एक्सपेंड करा के वैक्यूम में ले जाना है। पिस्टन को हटा दो ना, पिस्टन को हटा दो, गैस कहां चला जाएगा, वैक्यूम में चला जाएगा। टू डबल द वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम भाई क्या कर देना, अपने को डबल कर देना है, तब तक हमें एक्सपेंशन कराना है, तो वर्क डन क्या होगा। एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही आपको बोल दे एक्सपेंडेड इनटू वैक्यूम या फिर अगेंस्ट द जीरो एक्सटर्नल प्रेशर, इसका मतलब क्या है, वो फ्री एक्सपेंशन है, बाहर तो प्रेशर ही नहीं है, तो फ्रीली एक्सपेंड करेगा, और फ्री एक्सपेंशन होगा। तो ध्यान से समझना, वर्क डन हम क्या लिखते थे, वर्क डन हम लिखते थे हमेशा, चाहे किसी भी प्रोसेस के लिए, -P एक्सटर्नल V2 - V1, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, आइसोबारिक, आइसोगोरिक, आइसोथर्मल, सब के लिए एक ही फॉर्मूला होता है थर्मोडायनेमिक्स में, बस क्या होती है, चीजें चेंज करती जाती है प्रोसेस टू प्रोसेस, और एक स्पेसिफिक फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर, जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ये V2 - V1 क्या है, 0 है, तो WPV क्या हो गया, 0 हो गया। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये जो P एक्सटर्नल है उसको हम PV = nRT से लिख देते हैं, तो नया आ जाता है, लॉग वाला फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। इस तरीके की कहानी होती है। नाउ जैसे ही हमने फ्री एक्सपेंशन की बात करी, मींस एक्सटर्नल प्रेशर 0, तो जब यही 0 हो गया तो तुम वॉल्यूम को डबल करो, ट्रिपल करो, 1000 गुना कर दो, क्या फर्क पड़ता है, जो PV वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। कुछ बच्चों के लिए बात नहीं होगी, जिनको मान लो अगर मैंने नहीं पढ़ा है, बाहर से बच्चे हैं, कोई अगर देख रहा है, तो उनके लिए हो सकता है ये बात नहीं हो कि सर ये बार बार आप PV वर्क डन क्यों बोल रहे हो, क्योंकि देखो वर्क डन जो होता है वो सिर्फ PV नहीं होता, नॉन PV वर्क डन भी होता है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में जो हम वर्क डन लिखते हैं इस फॉर्मूले से, वहां पे हम देखो तो PV की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ PV वर्क डन की बात करते हैं। इतना प्रिसाइजली मैं इसलिए बता रहा हूं, IIT में ऑलरेडी एक क्वेश्चन आया हुआ है, और वो मैंने अपने रेगुलर क्लास में बताया था, याद करो, कुछ माइंड दौड़ाओ कि सर ने कुछ थर्मोडायनेमिक्स में ऐसी बात बोली थी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनल एनर्जी पे है। क्या कहा जा रहा है, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल, ये थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल मतलब डेल्टा H0 कंबशन ऑफ इथेनॉल है ना, इथेनॉल मतलब C2H5OH है ना, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज -3 to 7 किलो कैलोरी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये है भैया तुम्हारा -3 to 7 किलो कैलोरी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये जो आपने लिखा है ना डेल्टा एच इथेनॉल, ये कहां पे लिखा है, कांस्टेंट प्रेशर पे लिखा है। द हीट इवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट 27 डिग्री सेल्सियस इफ ऑल गैसेस बिहेव्स आइडियली इज। तो आपसे पूछा है कि हीट इवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब आपसे क्यूबी पूछा है। याद करो, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर 1 देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि क्यूपी को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एच लिखते हैं, और क्यूबी मतलब क्या होता है, डेल्टा ई होता है। और इन दोनों में बहुत ही प्यारा एक रिलेशन है, डेल्टा एच डेल्टा ई का रिलेशन हर कोई जानता है, लेकिन एग्जाम में डेल्टा एच डेल्टा ई वर्ड यूज ना करके जैसे ही वर्ड यूज कर देता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर या फिर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आधे से ज्यादा लोग को पता ही नहीं है टर्म, इसलिए तो एग्जाम में आता ही।
ये ऐसा टर्म है जो आपको सिलेक्शन ही नहीं रैंक भी दिला सकता है। जो क्वेश्चन सबको आता है वो आप बना लो, डजंट मैटर। मान लो जेई 2021 में केमिस्ट्री में जो 25 क्वेश्चन इसेंशियल करने हैं और उसमें 20 क्वेश्चन मान लो ऐसा पूछ दिया, सपोज दैट, ऐसा होगा नहीं कभी, मतलब कभी भी, ठीक है, लेकिन एक बार मान लेते हैं ना, मानने में मजा आता है। सपोज दैट कि 20 का 20 क्वेश्चन पता है ऐसा पूछ दिया, 2 + 2 = 4 है ना, कार्बन प्लस हाइड्रोजन क्या, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब हलवा पूछ दिया, तो 20 क्वेश्चन तो सभी बना लेंगे ना। उसमें खुश होने की बात नहीं कि मैंने 20 बना के आए हैं, 25 में 20 बना दिए, कोई खुश होने वाली बात नहीं है। आपका सिलेक्शन अब जो 5 वैसे क्वेश्चन है जो सबको नहीं आता उससे होगा। तो इसीलिए इन सारे कॉन्सेप्ट को प्यार से प्रिसाइजली पढ़ना है, सिर्फ डेल्टा इज डेल्टा ई के बारे में नहीं पढ़ना है, इनको और क्या बोलते हैं ये भी जानना है। क्लियर? और क्या होता है रिलेशन कि अगर टेम्परेचर दिया हो, रिएक्शन दिया हो, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, मीन्स हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्यूपी इज इक्वल टू क्यूवी प्लस डेल्टा एन जी आर टी, है ना। अब डेल्टा एन जी लिखने के लिए तो हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा। देखो भैया क्यूपी तो अपने को दिया है, ये जो डेल्टा एच है वही क्या है अपना क्यूपी है, ठीक है। क्यूबी हमसे पूछा है, आर पता है, टेम्परेचर भी दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो अपने को डेल्टा एन जी लिख दो। इथेनॉल का कंबशन लिखो, इथेनॉल C2H5OH, ये क्या होता है लिक्विड, ठीक है। कंबशन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होगा गैस, और ये क्या बना रहा है वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या होता है भैया गैस होता है, और वाटर क्या होगा लिक्विड होगा। जब तक ना बोला जाए तो लिक्विड ही लिखना है, ठीक है। मान लो अगर बोल देता कि H2O वेपर तो लिख देते हैं H2O वेपर, लेकिन नहीं बोला तो जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वही लिखना है, ये भी ध्यान देना। क्लियर? हाँ सर। अब इसको बैलेंस कर लो। कैसे करोगे बैलेंस? जिंदगी में बैलेंस तो बहुत जरूरी है सर। भैया देखो भैया इधर है 2 कार्बन, तो क्या टेंशन है, तू भी इधर कर ले 2 कार्बन, कोई टेंशन है क्या? नहीं सर। अब बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को। तो अगर हम देखें इस साइड रिएक्टेंट साइड, तो 5 और 1 6 हाइड्रोजन, तो इधर मैंने लगा दिया 3, तो 6 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन को अपने आप तुम बैलेंस कर सकते हो कि राइट साइड में ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 यहां पे और 4 यहां पे, तो 4 3 7 हो गए। 7 में ऑलरेडी 1 यहां पे तो दिख ही रहा है, तो 7 में अगर 1 ऑक्सीजन एटम यहां पे दिख रहा है तो यहां पे कितना लगाना पड़ेगा 3, तो 3 × 2 6 ऑक्सीजन एटम और 1 7 ऑक्सीजन एटम हो गए रिएक्टेंट में। और राइट साइड चले जाओ तो 2 × 2 4 ऑक्सीजन एटम और 3 7 ऑक्सीजन एटम। कहानी जो है वो एकदम फिट हो गया, बैलेंस हो गया चीजें। अब क्या करनी है बताओ? डेल्टा एनजी निकाल दो ना, अब करनी क्या है? डेल्टा एनजी बताओ क्या हो जाएगा, फटाफट। ये है अपना 2 एंड -3, ये क्या आएगा -1। बस कुछ नहीं, क्यूपी की तो वैल्यू दी हुई है, क्यूपी कितना दिया था भाई -327 किलो कैलोरी पर मोल। यूनिट लिख के टाइम नहीं बर्बाद करना है, माइंड में यूनिट को रखना है। दिस इज इक्वल टू क्यूवी प्लस -1 इंटू आर। आर कितना हो जाएगा 2 कैलोरी होता है, चूंकि इधर किलो कैलोरी लिखा था तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर भी क्या हो गया किलो कैलोरी में हो गया। और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। तो यहां से अगर हम क्यूबी को देखें तो ये क्या हो जाएगा -327 और प्लस 300 × 2 600, तो इसको हम लिखते हैं 6 अगुना 10⁻² लिखेंगे और 10⁻³ तो क्या बच जाएगा 10⁻⁻1। दिस इज इक्वल टू व्हाट क्यूवी। तो यहां से क्या समझ में आया, यहां से समझ में आया -327 और प्लस क्या हो गया 0.6। दिस इज इक्वल टू क्यूवी, ठीक है। कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ, सही है। तो यहां से क्यूवी को अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा -326.4, इतना किलो कैलोरी पर मोल। तो यहां पे भर देना था। इन क्या पूछा था हमसे, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ एथेनॉल, द हीट इवॉल्व्ड इन कैलोरी पूछा है ना। तो अगर अपने को पूछा है इन कैलोरी तो इसको कन्वर्ट कर दो ना, कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करोगे 326.4 × 1000, इतना क्या हो गया कैलोरी हो गया। यही अपना क्या होगा आंसर माइनस साइन के साथ। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में 2019 में ऑलरेडी आया हुआ है। अभी कुछ क्वेश्चंस में पीवाईक्यू के भी इसलिए करा रहा हूं, पीवाईक्यू के मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, पीवाईक्यू के मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे आपको फायदा मिलने वाला है। जैसे क्वेश्चन अभी आने भी वाले हैं 2021 में वैसे क्वेश्चन करा रहा हूं, और अलग क्वेश्चन भी है। सिर्फ पीवाईक्यू मेरे लेक्चर में नहीं होते हैं, तो मिला सकते हो, ठीक है। मौज करो, फिर कर लिया मौज। अब आगे बढ़े। हाँ सर बढ़ जाओ, रोका है आपको किसी ने नहीं,
तो अपना आंसर समझ रहा है ना, ये इसमें अभी 1000 मल्टीप्लाई कर लिख दे आंसर माइनस साइन के साथ, ठीक है। चलो, द एंथैल्पी, अब ये देखो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी जो बोल लो उस पे क्वेश्चन है, या फिर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पे भी है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, है ना, मतलब यहां पे दिया है डेल्टा एच ए, है ना, ऑफ Br2 लिक्विड, ये 1 नहीं है, ये लिक्विड है, ठीक है, इज x किलोजूल पर मोल, ये क्या है, x किलोजूल पर मोल है, एंड बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Br2, बॉन्ड एंथैल्पी याद करो, इसको हम कैसे दिखाते थे, इससे, है ना, इसको क्या बोलते थे, इप्सिलॉन, ठीक है। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Br2, है ना, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू y किलोजूल पर मोल, द रिलेशन बिटवीन देम, उन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। तो बेसिकली ध्यान से देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपको दोनों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें हीट ऑफ एटमाइजेशन की, तो हीट ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सब्सटेंस अपने जिस स्टेट में है ना, अगर कुछ नहीं बोलता तो नेचुरल स्टेट में, ठीक है, तो सब्सटेंस अपने नेचुरल स्टेट में है, वहां से क्या करना है, उसको पहुंचा देना है तोड़ ताड़ के गैसियस एटम्स में। जैसे यहां पे अगर हम बात कर ले Br2 के लिए, अगर हम डिफाइन करें तो Br2 लिक्विड को डायरेक्टली कहां पहुंचा देना है, टू Br गैसियस। तो यहां पे क्या डिफाइन होगा, यहां पे डिफाइन होगा हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन। बात समझ में आया, तो हीट ऑफ एटमाइजेशन समझ में आ गया, पर मोल डिफाइन कर ही सकते हैं, ठीक है, कि जैसे मान लो 1 मोल लिया ये सब्सटेंस, तो इसको भाई तोड़ ताड़ के क्या करो, इसको सेपरेट कर देना, ये ऐसे Br2 नहीं, प्यार नहीं रहना चाहिए Br के बीच में, तोड़ ताड़ के एटम बना देने, और वो भी गैसियस फॉर्म में। तो यहां पे क्या डिफाइन हुआ, हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो सर बॉन्ड एनर्जी में क्या डिफरेंस है, याद करो, थर्मोकेमिस्ट्री याद है, बॉन्ड एनर्जी डिफाइन होता था गैसियस स्टेट में। बॉन्ड एनर्जी आप Br2 लिक्विड का डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आप Br2 गैस से 2Br बनाओगे, वो होगी बॉन्ड एनर्जी, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग लिखेंगे बॉन्ड एनर्जी। तो पहले अगर मान लो कोई सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब बॉन्ड एनर्जी डिफाइन कर पाओगे। क्लियर, हां सर। अब क्या है भाई, जब गैसियस फॉर्म बन गया है, तो अब क्या करना है भाई, यहां पे एटम को तोड़ के गैसियस, मतलब सॉरी, यहां जो सब्सटेंस है Br2 गैस, तो इसके एटम्स को आप क्या करोगे, गैसियस फेज में पहुंचा दो, तो यहां पे क्या आपका डिफाइन हुआ, डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, इसका बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 गैस। क्लियर, इतना प्रिसाइज आपको होना पड़ेगा। तो Br2 लिक्विड से गैस गया, लिक्विड से गैस गया, तो क्या ये डेल्टा एच वेपराइजेशन लगेगा, यहां पे ये वेपराइजेशन ही तो है, लिक्विड से गैस जाना, प्रोसेस कैसा, वेपराइजेशन। तो यहां पे कितना एंथैल्पी खर्च होगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन। और हेस लॉ से हमने क्या पढ़ा है, हेस लॉ पढ़ा था कभी, HESS, हाँ हेस लॉ क्या पढ़ा था, कि अगर हम सिंगल स्टेप में प्रोसेस की एंथैल्पी लिखें, या फिर उसी प्रोसेस की मल्टी स्टेप में एंथैल्पी लिखें, तो चाहे तुम इस रास्ते से जाओ, चाहे तुम घूम घूम के जाओ, दोनों एंथैल्पी क्या होंगे, बराबर होंगे। मींस सिंगल स्टेप में क्या है एंथैल्पी, डेल्टा एच एटमाइजेशन है, और मल्टी स्टेप में जा रहे हो तो सारी एंथैल्पी को जोड़ दो, यहां से चलो और यहां तक पहुंचने के लिए सारी एंथैल्पी को जोड़ दो, दोनों क्या होगा, बराबर। सिंगल स्टेप में चले जाओ या फिर मल्टी स्टेप में जाओ। क्लियर, तो डेल्टा एच एटमाइजेशन दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन और प्लस डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी, डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी। तो अपने को कंपेयर क्या करना है, अपने को कंपेयर करना है डेल्टा एच एटम एंड डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी, है ना। कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा बताओ, ये अकेला, इसमें दो को ऐड करना पड़ रहा है, तो मैथ भी तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से बोल दो कि यही बड़ा है, तभी तो देखो ये छोटा है ना, तो उसमें इतना हमें ऐड करना पड़ रहा है, तब इसके बराबर हो रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि डेल्टा एच एटमाइजेशन इज ग्रेटर देन डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी। अब यहां तक हो गया, जल्दीबाजी मत करना। अब एक बार देख लो, डेल्टा एच एटमाइजेशन मींस एक्स और डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी मींस वाई, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ऐसा नहीं कि रिलेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिन्होंने ढंग से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो बोलेंगे रिलेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, है बराबर बोल दोगे, ज्यादा बच्चे तो बराबर बोल देंगे। लेकिन जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है कि बॉन्ड एनर्जी सिर्फ गैसियस स्टेट में डिफाइन कर सकते हैं, मतलब अगर मान लो हमें Br2 लिक्विड की
बोले बॉन्ड एनर्जी तो नहीं, पहले उसको गैस में कन्वर्ट करो तो इतना खर्च हो जाएगा। अब बॉन्ड एनर्जी ये है, ये क्लियर। हाँ, नाउ क्या बोला गया है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बहुत बढ़िया बात, वॉल्यूम को क्या कर दिया कांस्टेंट, 4 मोल ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन हीटेड, यहां पे n की वैल्यू क्या है 4 है, व्हेन हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन, 300 केल्विन से 500 केल्विन तक हीट कर दिया, इट्स इंटरनल 300 केल्विन, इट्स इंटरनल एनर्जी क्या है ये, चेंजेज बाई होगा, इट्स इंटरनल एनर्जी चेंजेज, मतलब डेल्टा ई हो गया फिर बाई 5000 जूल, मींस डेल्टा ई आपका क्या हो गया, ये हो गया 5000 जूल। द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम क्या लिखते थे, सीवीएम लिखते थे, है ना, ये कॉमा है थोड़ा ज्यादा ही, ये बड़ा हो गया, सॉरी। चलो, हमसे क्या पूछा गया है, सीवीएम पूछा गया, ठीक है। अपने को क्या दिया है, अपने को ध्यान से देखो, डेल्टा ई दिया हुआ है, डेल्टा ई क्या है 5000 जूल है ना। अब डेल्टा ई एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम क्या लिखते हैं, ऑब्वियस सी बात है, चूंकि आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए डेल्टा ई का फॉर्मूला होता है एनसीवीएम डेल्टा टी। कुछ लोग बोलेंगे कि सर रियल गैस होता तो फॉर्मूला अलग हो जाता, तो डेल्टा ई का फॉर्मूला ध्यान देना थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा ई का फॉर्मूला रियल गैस के लिए अलग होता है। रियल गैस के लिए आप सिर्फ एनसीबीएम डेल्टा टी नहीं लिखोगे, इधर आता है एक और टर्म माइनस ए एन स्क्वायर 1 V1 V2 वो वाले चीजें आती है, ठीक है। तो वो चीज मतलब V1 V2 नहीं कुछ और आता है, T1 T2 आता होगा, ठीक है, लेकिन एक टर्म और आता है। क्लियर है बात, क्लियर है बात। तो ये फॉर्मूला डेल्टा ई का सिर्फ और सिर्फ वैलिड किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए वैलिड है। और हमारे क्वेश्चन में चूंकि आइडियल गैस ही बोला है तो इसको लगाने में हम परहेज भी नहीं करेंगे। तो ये अपना क्या हो गया 5000 जूल हो गया, एन की वैल्यू क्या है 4 है, अपने को सीबीएम पूछा है, डेल्टा टी क्या हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर मींस 500 माइनस 300। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो ये आ गया 4 इंटू सीवीएम और ये क्या हो गया 200, ठीक है। ये किसके बराबर 5000, काम कहानी इधर कर लो, 2 0 से 2 0 इधर ये गया और ये 2 से अगर देखें तो 25 है ना, तो सीवीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/4 है ना, और जूल पर मोल। क्लियर, अपना आंसर क्या आएगा 25/4। 25/4 को डेसिमल में कन्वर्ट कर देते, वही अपना आंसर था, इसमें रेंज दिया हुआ था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, प्यारे प्यारे है ना, प्यार से देखो इसको। हीट ऑफ कंबशन पे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ नॉट, एफ फॉर फॉर्मेशन। तो यहां पे ध्यान से देखना, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ इथेन, इथेन मतलब C2H6 है ना, इन किलो जूल पर मोल। इफ, ये तो हमसे पूछा है, मतलब इफ हीट ऑफ कंबशन मींस डेल्टा एच नॉट सी ऑफ इथेन, इथेन उसके बाद किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन एंड ग्रेफाइट, एंड ग्रेफाइट मींस कार्बन ग्रेफाइट आर -1560 -393.5 एंड -286 किलो जूल पर मोल, ठीक है। देखो सबके जो डेल्टा एच नॉट कंबशन है वो नेगेटिव में दिया है, रीजन क्या है कि कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, जलाओगे किसी चीज को, अगर कंप्लीट कंबशन करा रहे हो तो हीट क्या होगी, रिलीज होगी, सब में नहीं। याद करो NO नहीं N2 का रिएक्शन ऑक्सीजन से 2000 केल्विन पे होता है, वो एंडोथर्मिक होता है, समझ में आता है। 2 केस लिखा था, एक N2 वाला एक F2 वाला, उसको छोड़कर, उसके कंबशन को छोड़कर बाकी जितने भी कंबशन रिएक्शन है सब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसलिए देखो डेल्टा एच नॉट सबके क्या दिया है, निगेटिव दिए हुए हैं। खैर साथ में कॉन्सेप्ट तो रिवाइज हो ही गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, तो द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये कितना बवाल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पहले जेईई एडवांस में पूछे जाते थे, लेकिन अभी बहुत बढ़िया, मैं तो बहुत खुश हूं कि बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ेगा ऐसे क्वेश्चन जब पूछेगा जेईई मेन तो, ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखना है इथेन का। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन आना चाहिए हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है कि 1 मोल सब्सटेंस बनाना है, और किससे बनाना है, उसके एलिमेंट्स से। एलिमेंट्स होने चाहिए अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, पढ़ा था ऐसा। हमको क्या बनाना है, C2H6
बनाना है एक ही मोल बनाना है। इस पे भी ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट्स हीट ऑफ फॉर्मेशन, आया हुआ है ना, करवाया ना क्लास में। हाँ चलो, तो इसलिए मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं कि 1 मोल C2H6 बनाना है और इसके एलिमेंट से बनाना है, और इसके एलिमेंट होने चाहिए स्टैंडर्ड स्टेट में। जैसे कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, ग्रेफाइट। तो क्या करोगे, अभी लेक्चर को देखने के बाद जितने भी स्टैंडर्ड स्टेट लिखवाए हुए थे कॉपी में कि कार्बन का जैसे स्टैंडर्ड स्टेट है कार्बन ग्रेफाइट, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट है H2 गैस, नाइट्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट है N2 गैस, ब्रोमीन का स्टैंडर्ड स्टेट है Br2 लिक्विड, आयोडीन का स्टैंडर्ड स्टेट है I2 सॉलिड। सब रिवाइज कर लोगे। क्यों रिवाइज कर लोगे, क्योंकि डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड स्टेट इज 0। जैसे कई बार देखोगे आपको जरूरत पड़ेगी डेल्टा H0 फॉर्मेशन O2 की, है ना, लेकिन वो दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में, क्योंकि वो तो 0 होता है। तो ये मान के चल रहा है कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। हाँ, तो कार्बन ग्रेफाइट और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, H2 गैस है। इससे बनाना है। रिएक्शन को बैलेंस कर दो, रिएक्शन को बैलेंस कर दो। यहां पे बैलेंसिंग में ध्यान रखना है, इसको एक ही मोल रखना है, इधर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, बस इधर छेड़छाड़ तुम कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 3। तो ये रिएक्शन रिप्रेजेंट करना है। इस रिएक्शन का जो डेल्टा H0 होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा H0 ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6। क्लियर। लेकिन गलती से कोई बंदा यहां पे अगर 2 लगा दे, इस साइड 2 लगा दे और फिर इधर 4 कर दे और 6 कर दे, तो वो डेल्टा H0 ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 नहीं रिप्रेजेंट करेगा, वो 2 इंटू डेल्टा H0 ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 रिप्रेजेंट करेगा, अगर इस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो। ठीक है। हाँ सर, बताया था रूल ऑफ एंथैल्पी, याद करो। मतलब कितना पढ़ा दिया यार, उतना अगर तुम सिर्फ नोट्स के क्वेश्चन ढंग से करके चले जाओ ना, सारा कॉन्सेप्ट नोट्स का एक एक रिवाइज करके चले जाओ ना जे मेन के पहले, तो भी तुम्हारा बहुत 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 ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा, थोड़ू मोड़ू नहीं, बहुत ज्यादा चांसेस है जे मेन में अच्छा रैंक निकालने की। क्लियर। बस नोट्स के हर एक कॉन्सेप्ट को कर लेना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना नोट्स के, वो तो करना ही करना है, तो एकदम आराम से फोड़ सकते हो। सोचो ये सब क्वेश्चन भी कोई करने की बात है, बोलो नोट्स पढ़ लेने के बाद फिर क्या है, ये सब कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी देखो हमें यही तो निकालना है, डेल्टा H0 ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। याद करो थर्मोकेमिस्ट्री में मैंने क्या बताया था कि अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो कुछ दिया भी तो रहेगा। ठीक है, तो दिया क्या है अपने को, डेल्टा H0 ऑफ कंबशन सबका दिया है। तो देखो जो डेल्टा H0 रिएक्शन है वो फॉर्मेशन ऑफ, मतलब डेल्टा H0 फॉर्मेशन C2H6 है, और डेल्टा H0 रिएक्शन को क्या तुम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, तो हां सर लिख सकते हैं। जब एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हो तो ये होता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। याद करो, होता है। चलो फॉर्मूला भी याद करा देता हूं। जब भी आपको डेल्टा H0 रिएक्शन लिखना है फॉर्मेशन से, डेल्टा H0 ऑफ रिएक्शन लिखना है डेल्टा H0 फॉर्मेशन से, तो ये क्या होगा, डेल्टा H0 ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H0 ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होगा। तो फॉर्मेशन वाले में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, बाकी आपका कंबशन हो चाहे बॉन्ड एनर्जी हो, वो क्या होगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। याद हो गया? हाँ सर। क्लियर, क्लियर समझ में आ गया? हाँ सर। बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, बचा ही गया। डेल्टा H0 ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी डेल्टा H0 ऑफ रिएक्शन फ्रॉम कंबशन कॉन्सेप्ट लिख दो, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा H0 ऑफ कंबशन ऑफ, है ना, कार्बन ग्रेफाइट। कंबशन कराने के लिए सब्सटेंस को गैसीय स्टेट में होना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो सिर्फ वैलिड है बॉन्ड एनर्जी के लिए। ठीक है, कि बॉन्ड एनर्जी में तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बाकी सब में है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा। +3 इंटू डेल्टा H0 ऑफ कंबशन ऑफ H2, ये हो गया रिएक्टेंट का, -1 इंटू डेल्टा H0 ऑफ कंबशन ऑफ C2H6। ये कॉएफिशिएंट से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि पर मोल दिया हुआ है सबका। ठीक है, 2 इंटू डेल्टा H0 ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, क्या ये, -286। देखो सीखो लिखना, देखो मैंने क्या किया, ताकि मुझे बार बार पढ़ना ना पड़े और कहीं उल्टा पुल्टा ना हो। 2 इंटू -286 प्लस 3 इंटू डेल्टा H0 ऑफ कंबशन ऑफ H2, ये क्या हो जाएगा, -393.5 एंड माइनस डेल्टा H0 ऑफ कंबशन ऑफ C2H6, दिस विल बी इक्वल टू -1560, और क्या आएगा, ये किलो जूल में आएगा। तो डेल्टा H0 जो रिएक्शन है वही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा H0 ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6। तो डेल्टा H0 ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, इसको जो सॉल्व करोगे, सपोज दैट ये x आ गया, x मींस माइनस साइन के साथ ही लिखना है। ठीक है, तो दिस मच किलो जूल पर मोल।
मींस जब 1 मोल C2H6 बनेगा तो इतना किलोजूल एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर? हाँ सर, समझ में आया? तो देखो यहां पे थर्मोकेमिस्ट्री पूरा ही रिवाइज करा दिया मैंने। नेक्स्ट आ जाते हैं वापस थर्मोडायनेमिक्स पे। एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर। मतलब आइडियल गैस पहले था वॉल्यूम उसका 1 लीटर, एक्सपेंड कराना है, फाइनल वॉल्यूम बनाना है 10 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। याद करो कल मैंने तुम्हें कुछ बताया है कि जब भी क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखा रहे अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, बात कर रहा है इरिवर्सिबल रिएक्शन की, है ना, ऑफ 1 बार। और यहां पे कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर भी दे दिया है, तो वर्क डन। भाई कोई भी हो प्रोसेस, रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, जो बेसिक फॉर्मूला है थर्मोडायनेमिक्स में वो क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अब यहां तो एक्सटर्नल प्रेशर डायरेक्ट तुमको दिया ही है, तो ये क्या हो जाएगा -1, और V2 भी दिया है 10, और V1 क्या दिया है 1, है ना। यहां पे बार में दिया था अपने को क्या, एक्सटर्नल प्रेशर, एक बार अप्रॉक्स 1 ATM है, तो यहां पे जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, वॉल्यूम लीटर में है, प्रेशर ATM है, तो ये क्या आएगा, लीटर ATM आएगा। तो ये क्या हो जाएगा -1 × 9, ये क्या हो जाएगा -9 लीटर ATM, जिसको कि हमें किसमें लिखना है भाई, किलो जूल में लिखना है। ये हो जाएगा -9 × 100, इतना जूल हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर ATM इक्वल टू 100 जूल। एग्जैक्टली 101.3 होता है, लेकिन एग्जाम में आप नहीं बोला कुछ ना तो 100 मान के आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो गया अपना, ये हो गया -900 जूल डिवाइडेड बाई अगर 1000 कर दे तो ये क्या हो जाएगा, किलो जूल। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो ये क्या हो गया, -0.9 किलो जूल। दिस इज आवर आंसर। माइनस साइन के साथ रिपोर्ट करना है, सिर्फ 0.9 रिपोर्ट नहीं करना, -0.9 रिपोर्ट करना है ना, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट में है अपना वांट ऑफ इक्वेशन पे क्वेश्चन। बता नहीं, मतलब मैं क्या ही बोलूं अभी, तुम आके मुझे ये नहीं बोल सकते कि सर आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिया है, बोल नहीं पाओगे, इतने करा दूंगा। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो जिंदगी में? ठीक है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। वांट ऑफ इक्वेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज 24 कैलोरी पर ग्राम एट 200 डिग्री सेल्सियस। हाँ, मतलब अपने को एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ, है ना, आयोडीन दिया है। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन का मतलब होता है कि सॉलिड को डायरेक्ट कहां कन्वर्ट कर दो, वेपर फेज में, मतलब I2 गैस बना दो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस। ठीक है, तो इसके लिए डेल्टा H0 ऑफ सब्लिमेशन दिया है 200 डिग्री सेल्सियस पे दे दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये ऑलरेडी दिया है। इफ अ स्पेसिफिक हीट ऑफ I2 सॉलिड एंड I2 वेपर आर 0.055 एंड 0.031 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन रेस्पेक्टिवली, देन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन एट 250 डिग्री सेल्सियस। यहां तो टेम्परेचर ही चेंज कर दिया, 200 से सीधा 250 कर दिया। याद करो, जब भी थर्मोकेमिस्ट्री में टेम्परेचर चेंज करे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, जो ब्रह्मास्त्र है। टेम्परेचर चेंज कर दिया थर्मोकेमिस्ट्री क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही है, वो है वांट ऑफ इक्वेशन, जो कि क्या होता है, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे लिखना चाहते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पे ये हो जाएगा डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, दिस इज इक्वल टू डेल्टा Cp T2 माइनस T1। ये होगा, जहां पे डेल्टा Cp क्या होता था, ये होता था Cp ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, Cp ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, जैसे मान लो यहां पे एक रिएक्शन इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, मैं रिवाइज करा दे रहा हूं बस। N2 प्लस 3H2 गैस, ये क्या बना रहा है, 2NH3 गैस बना रहा है। तो अगर इसके लिए मुझे क्या लिखना है, डेल्टा Cp अगर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा Cp इस रिएक्शन का क्या होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू Cp ऑफ NH3, मोलर ही देगा आपको, है ना, CPM ही देगा, है ना, CPM लिख लो, ज्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, तो 2 इंटू Cp ऑफ NH3 माइनस 1 इंटू Cp ऑफ N2 और माइनस 3 इंटू Cp ऑफ H2। ये मल्टीप्लाई पता है क्यों कोएफिशिएंट से कर रहे हो, क्योंकि मोलर देगा आपको, Cp मोलर में देगा, पर मोल देगा। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। हाँ सर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे ये चीज लगाना है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो क्या कर देते थे, डेल्टा एच के ऊपर डेल्टा ई लिख दो, तो डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 इक्वल टू डेल्टा CV T2 माइनस T1। एक चीज और ध्यान देना कि जो Cp और Cb होता है ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई एडवांस में पूछा गया है, जहां पे हमें इंटीग्रेशन फिर लगाना पड़ता है। ठीक है, हाँ, तो हो सकता है अब जेईई मेन में भी है।
क्योंकि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि जो जेई एडवांस में क्वेश्चन आ चुके हैं वो जेई मेन में नहीं आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, चलो आपने ये चीज नोट कर लिया होगा तो ठीक है। अभी हम लिख देते हैं क्या कहानी करना था अपने को। डेल्टा H2 मान लो ये, सॉरी ये अब T2 मान लेते हैं और ये क्या है अपना T1 मान लेते हैं। तो अभी ये लिखेंगे डेल्टा H0, सब्लिमेशन ही तो निकालना है तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 250 डिग्री सेल्सियस माइनस डेल्टा H0 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अपॉन क्या कर लेंगे T2 माइनस T1, या फिर रहने दो ना, डायरेक्ट इसी में रख दो। डेल्टा CP क्या होगा, ये तो बैलेंस्ड है, CP ऑफ गैस माइनस मतलब दिस माइनस दिस, मतलब ये क्या हो जाएगा 0.031 माइनस ये क्या हो जाएगा बताओ 0.031 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, ये ले लिया पर ग्राम में, माइनस 0.055। ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा CP। कुछ लोग बोलेंगे मुझे, ध्यान समझो, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ये होता है आइडियल चीजें, पर मोल की बात करते हैं, लेकिन यहां पे पर ग्राम दिया है। अब एग्जामिनर यही सोच रहा था ये क्वेश्चन बनाते वक्त कि मैं ऐसा कुछ करता हूं कि बच्चों का कॉमन सेंस चेक हो जाए। ऐसा तो नहीं वो रट्टा मार लेते हैं और रट्टा मार के अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों ने तो पढ़ा होगा मोलर, हम यहां पे दे देते हैं पर ग्राम, तो बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो डेल्टा H0 भी क्या दिया है, पर ग्राम दिया है। भाई अगर पर मोल चीजें पति होती है और पर ग्राम निकालना तो मॉलिक्यूलर वेट से ही डिवाइड करते हैं ना, तो डिवीजन इधर भी करना पड़ेगा इधर भी करना पड़ेगा, तो कैंसिल ही हो गया। तो इसलिए इधर भी पर ग्राम है तो इधर भी पर ग्राम, कोई टेंशन नहीं है, ये होता है बेसिक सेंस। माइनस T2 माइनस T1 बताओ। कुछ लोग क्या करेंगे, पहले 100 केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, फिर 200 केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। मैं कितनी बार बोला हूं कि डिफरेंस अगर लेना है तो डिग्री सेल्सियस में लो केल्विन में लो बराबर आएगा, तो 250 माइनस 200 ही लिखोगे। ठीक है, हाँ ये अपना डेल्टा H0 250 पे पूछा है ना, ये तो पूछ ही दिया है। डेल्टा H0 250 माइनस डेल्टा H0 200 डिग्री सेल्सियस पे क्या दिया है 24 कैलोरी पर ग्राम दिया है, ये भी जो आएगा ठीक है लिख लेना, और इनटू क्या हो जाएगा 50। तो यहां से आप जो डेल्टा H0 निकालोगे 250 डिग्री सेल्सियस पे, वो भी किस में आएगा, कैलोरी पर ग्राम में आएगा, और वही आंसर हमें रिपोर्ट करना है। आप बताओगे कि ये कितना है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 187 में कैलकुलेशन करने के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आ जाते हैं सेकेंड लॉ पे। थर्मोकेमिस्ट्री बहुत क्वेश्चन कर ली, फर्स्ट लॉ तो कल ही खत्म कर लिया था, सेकेंड लॉ के कुछ क्वेश्चन कल किए थे, अब आते हैं सेकेंड लॉ पे बचे कुछ क्वेश्चन पे, है ना। मतलब यार मजा नहीं आ रहा है, आ रहा होगा सबको, नहीं आएगा बे, सिलेक्शन सबको थोड़ी लेना है। अरे ऑल ओवर इंडिया से सिर्फ और सिर्फ 15,000 20,000 बच्चों को ही तो अच्छे कॉलेज मिलने हैं ना, तो मजा ऐसे लेक्चर में मजा सिर्फ उन्हीं को आ सकता है। टोटल इंडिया में 15 से 20,000 बच्चों, और कितने इंस्टीट्यूट है, उससे ज्यादा इंस्टीट्यूट है, समझ रहे हो। मतलब एक इंस्टीट्यूट खाकर देंगे ना तो एक बच्चा भी नहीं पढ़ेगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट को भी, क्योंकि इंडिया में मुझे लगता है 2-3 लाख तो इंस्टीट्यूट है कम से कम, मुझे ऐसा लगता है। अब ये गलत भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से मैं बता रहा हूं, है ना। तो सोचो ऐसे लेक्चर में सबको थोड़ी मजा आएगा, बाकी इंस्टीट्यूट क्या करेंगे, बाकी तो भाई उनको पैसे तो चाहिए, भीड़ तो जुटाने, तो लो लेवल पढ़ाएंगे बच्चों को, उसमें मजा आएगा ज्यादा, इसमें ज्यादा मजा नहीं आना है, ठीक है। मतलब मजा तो आ ही रहा होगा लेकिन कम बच्चे को आएगा, ये चीज है, ठीक है। कि जैसे अगर मान लो 100 बच्चे देखना शुरू करते हैं इस वीडियो को, तो इस वीडियो को फाइनली कितना देख पाएंगे। अगर मान लो मेरे पास मिक्सचर है स्टूडेंट की, है ना, और 100 बच्चे को बोला कि तुमको ये वीडियो देखना है ना, स्टार्ट तो तुम्हें करना ही है, आगे तुम पर डिपेंड करता है। तो कितने बच्चे इस वीडियो को देख पाएंगे फाइनली, 8-10, बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि 100 में 10 देख लिया तो बहुत ज्यादा नहीं हो गया, 10 लाख में फिर 1 लाख बच्चे ऐसे हो गए सीरियस। हाँ मतलब वही देखेंगे 10, वही बोलता था 1 लाख बच्चे सीरियस है, उसमें से फिर 20,000 का सिलेक्शन 30,000 का होगा, ठीक है, वही चीज है। चलो मैं आशा करता हूं कि आप सीरियस बच्चों में होगे, आप सिर्फ भीड़ की तरफ नहीं जा रहे होगे, ठीक है, क्योंकि भीड़ में हमेशा फेलियर लोग होते हैं, भीड़ में हमेशा फेलियर लोग होते हैं। विद रेस्पेक्ट टू दिस, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि जो बंदा एक फील्ड में अगर फेलियर, मतलब एक फील्ड में वो फेल हो गया तो दूसरे फील्ड में वो फेल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, हर बंदा सक्सेसफुल है। लेकिन इस रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, स्टडी के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। आप अगर भाई
एक्टर बनने वाले हो बड़े वाले तो उसकी बात अलग है, सिंगर बनने वाले तो अलग है, तो वहां पे आप सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन अभी जो काम कर रहे हैं वो पढ़ाई की कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस रेस्पेक्ट में बात करी है। बहुत बकवास हो गया, अब शुरू करते हैं। अ प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर इफ, ऐसे क्वेश्चन कई बार आए, ठीक है, बहुत आसान होता है। अगर कोई भी प्रोसेस जो है वो सारे ही टेम्परेचर पे क्या हो, स्पॉन्टेनियस हो, तो स्पॉन्टेनियस की जब भी हमें बात करनी है डेल्टा जी से कर लो। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि डेल्टा जी चूंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पढ़ के जरूर जाना इस बार जेईई मेन एग्जाम में। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड मतलब ये जैसे क्या होता है, यूजफुल वर्क डन होता है, ये नॉन पीवी वर्क डन होता है। दो इसका चीज मतलब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट की। डेल्टा जी किसको बोलते हैं, नॉन पीवी वर्क डन को बोलते हैं, मतलब वो वर्क डन जो हम अपने काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो वो वाला थोड़ा देख के जाना, आ सकता है इस बार। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। नाउ अगर हम बात कर लेते हैं, ध्यान समझना, ऑल टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब जो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है ये क्या होगा, हमेशा लेस देन जीरो होगा। अब हम ध्यान से समझते हैं कि ये किस ऑप्शन के लिए फिट बैठ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम केस 1 लेते हैं, तो केस 1 जब डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, तो ये तो क्या हो गया भाई, नेगेटिव हो गया। यहां पे है माइनस टेम्परेचर, तो केल्विन में हमेशा पॉजिटिव होगा, और डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो अगर ये देखो डेल्टा एस अगर क्या है, पॉजिटिव है, तो माइनस टी डेल्टा एस क्या आएगा, ये निगेटिव आएगा, ठीक है। तो डेल्टा एच ऑलरेडी निगेटिव और माइनस टी डेल्टा एस क्या आएगा, निगेटिव ऑलरेडी आएगा, ठीक है। तो निगेटिव माइनस निगेटिव, सॉरी निगेटिव और निगेटिव ये ऐड कर रहे, तो ये तो क्या होगा, ऑलवेज ही निगेटिव ही आएगा इस केस में। तो आंसर अपना ए हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, देख लो। चलो बी को चेक करके बताता हूं। जैसे हमने क्या करना है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या करना है, लेस देन जीरो। तो डेल्टा एच क्या है अपना, इस ऑप्शन में भी है निगेटिव, लेकिन डेल्टा एस क्या है, निगेटिव है, तो टी डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ, तो अभी ध्यान समझना, टी डेल्टा एस पॉजिटिव, सॉरी टी डेल्टा एस तो निगेटिव ही है, ठीक है, और निगेटिव इंटू निगेटिव मतलब ये पूरा टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये पूरा टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव, मींस निगेटिव पॉजिटिव आएगा। तो क्या ये ऑलवेज लेस देन जीरो हो सकता है, नहीं। अगर जिस टाइम पे हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब टी की वैल्यू अगर हाई कर दी, तो टी डेल्टा एस उतना ही क्या होगा, ये तो निगेटिव होता जाएगा, निगेटिव में उतना ही ज्यादा होता जाएगा, और फिर माइनस के साथ अगर देखें तो ये क्या हो गया, वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगी, तो ये तो बढ़ते जा रहा है पॉजिटिव में, ठीक है। तो फिर डेल्टा जी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। मींस ये कंडीशन के साथ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है लो टेम्परेचर पे। अगर यहीं पे क्वेश्चन में ऑल टेम्परेचर ना बोल के लो टेम्परेचर बोलता, तो फिर आंसर अपना क्या होता, बी होता, है ना। ऐसे चेक करते हैं चीजों को, तो इसका तो आंसर ए होगा। बढ़े आगे, समझ में आया, क्लियर। हाँ, तो बस यही करना और कुछ नहीं, याद नहीं करना, बस ये साइन वाइन रख के देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट्स विच डज नॉट रिप्रेजेंट आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। आइसोथर्मल एक्सपेंशन की अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो देखो ध्यान से, हमने देखा नजर मारा तो हमको तो ये गलत लग गया, क्यों, आइसोथर्मल प्रोसेस जैसे ही हुआ, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पीवी का ग्राफ, पी वर्सेज वी का ग्राफ मतलब कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। ये क्या होता था, हाइपरबोला, याद करो ऐसा आता था, गैसियस में भी पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद पीवी तो कांस्टेंट आइसोथर्मल के लिए, ये सही है। पी और 1/v के बीच ग्राफ बनाओ, ये भी सही है। डी को देख लो, अरे ये क्यों सही है, समझ में नहीं आता है क्या, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन V, इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉन्स्टेंट इंटू 1/v, तो क्या ये y है, क्या 1/v x है, क्या ये स्लोप m होगा, y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो तो सही है। u और v में ये था लफड़ा, ये लोग नहीं पढ़ते। इंटरनल एनर्जी जो हम लिखते हैं ये होता है F/2 nRT, जहां पे F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, कोई गैस लिया उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये होता है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर का फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम का फंक्शन ही नहीं है। तो ये वॉल्यूम को चेंज करने से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा ऐसा कुछ मत सोचना। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का। तो ये भी ग्राफ गलत रिप्रेजेंट किया है, मींस अपने को जो क्या बताना है, करेक्ट की इनकरेक्ट, डज नॉट रिप्रेजेंट मींस बी और डी, बी और डी ऑप्शन
बी में है। क्लियर? हाँ सर, देख लो क्लियर? हाँ सर, आगे बढ़े? हाँ सर, चलो बात करते हैं इसकी। क्या कहा जा रहा है? द रिएक्शन MgO प्लस कार्बन सॉलिड गोज टू Mg प्लस CO फॉर विच डेल्टा H0 रिएक्शन, डेल्टा H0 रिएक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है यहां पे। डेल्टा H0 रिएक्शन है ये 491.1 किलोजूल पर मोल, ठीक है। एंड डेल्टा S0 भी इस रिएक्शन का दिया है, ये 198 जूल पर केल्विन पर मोल, इज नॉट फीजिबल एट 298 केल्विन, द टेम्परेचर above which reaction will be feasible is, ठीक है। बताना है वो टेम्परेचर जिसके बाद ये रिएक्शन फीजिबल होगा। तो फीजिबल अगर होगा तो डेल्टा जी लेस देन 0 होना चाहिए। अब डेल्टा जी लेस देन 0 होना चाहिए कि यहाँ पे डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 होना चाहिए। चूंकि यहाँ पे जो रिएक्शन है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रहा है, कैसे पता चला? डेल्टा एच नॉट दिया है, डेल्टा एस नॉट दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे? डेल्टा जी नॉट लेस देन 0। देखो डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में उतना ही फर्क है जैसे ट्रेन में एक जनरल बॉगी और एक रिजर्व्ड बॉगी लाइक स्लीपर और जनरल बॉगी में जो फर्क है, या फिर एसी और जनरल बॉगी में जो फर्क है, उतना ही है कि जनरल में हम डेल्टा जी लिखते हैं जब चीजें स्टैंडर्ड कर देते हैं, कंडीशन स्टैंडर्ड कर देते हैं, तो हम क्या डिफाइन करते हैं? डेल्टा जी नॉट डिफाइन करते हैं। अलग चीज बन गया वो, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट लेस देन 0, इसका मतलब डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट लेस देन 0। हमें क्या चाहिए? ये टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? द टेम्परेचर अबव विच रिएक्शन विल बी फीजिबल। तो टेम्परेचर अबव विच रिएक्शन विल बी फीजिबल क्या हो जाएगा? टी होना चाहिए ज्यादा, किससे? डेल्टा एच नॉट अपॉन डेल्टा एस नॉट से। कुछ नहीं करना, मान लो ऐसा यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ नहीं करो, तुम क्या करो? टी को हमेशा लिख दिया करो डेल्टा एच नॉट अपॉन डेल्टा एस नॉट। बाकी क्वेश्चन में जो बोला है वो सही है, अब बोला तो ठीक वही है। अपने को तो यही वैल्यू रिपोर्ट करनी होती है, अपने को कौन सी इनइक्वालिटी के साथ रिपोर्ट करनी होती है, अपने को तो यही रिपोर्ट करनी होती है ना, ठीक है। और वैसे भी आप समझ सकते हो। तो अभी तो कोई बचा नहीं आ रही है। डेल्टा एच नॉट कितना है? ये दिया है 491.1 है ना। इसमें कुछ शक है मुझे देखने, नहीं शक नहीं है, सही है। 491.1 इंटू 10 का पावर 3, इतना क्या हो गया? जूल है ना पर मोल। और डेल्टा एस नॉट क्या है? 198 जूल, ठीक है। तो ये ठीक है, यूनिट अपना सही है, पर मोल भी है, वो भी सही है। तो टेम्परेचर इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है मैं आंसर बताता हूं डायरेक्ट। इसका आंसर आ रहा है 2480.3 केल्विन, तो चेक कर लेना, उतना ही आएगा ये। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन फ्रॉम 5 मीटर क्यूब टू 1 मीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। मींस ये क्या हो गया अपना? इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। और यहां पे पी एक्सटर्नल क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हीट रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू इंक्रीज, मतलब यहां से जो हीट रिलीज होगा मतलब Q, उसको हम यूज करेंगे टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। हमको क्या करना है? एल्यूमिनियम का 1 मोल लिया और इसका टेम्परेचर हमको क्या कर देना है? इंक्रीज कर देना है, ठीक है। इफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 24 जूल पर मोल, है ना। मींस 1 मोल एल्यूमिनियम का टेम्परेचर अगर क्या करना अपने को 1 केल्विन से इंक्रीज करना है, तो एनर्जी कितना खर्च हो रहा है? 24 जूल खर्च हो रहा है। तो द टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम इंक्रीज्ड बाय, तो बताओ कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, है ना, एल्यूमिनियम के लिए। सिंपल सी बात है यार, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। सबसे पहले आप क्यू तो फाइंड कर लो। क्यू कैसे फाइंड करोगे? यहाँ पे वर्क डन अपने को पता है, और क्या बोला है? आइसोथर्मल बोला है। तो फर्स्ट लॉ लगा दो, डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट? क्यू प्लस डब्ल्यू। आइसोथर्मल के लिए डेल्टा इज 0, क्यों? ये क्या होता है? एनसीवीएम डेल्टा टी। तो आइसोथर्मल के लिए देखो तो डेल्टा टी ही जब 0 है, ठीक है, बेसिकली तो होता है dt 0। कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है ओरिजिनल क्लास में कि डेल्टा टी इक्वल टू 0 इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, dt इक्वल टू 0 इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। तो डेल्टा ई हो वो 0 हो, डेल्टा एच भी लिखते थे एनसीपीएम डेल्टा टी, वो भी 0 है, ठीक है, क्लियर। हाँ चलो, खैर यहाँ पे डेल्टा ई का काम है ना। तो W को क्या लिखते थे? माइनस क्यू, या फिर Q हमें निकालना है तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ऐसा हम लिखते थे। Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, माइनस डब्ल्यू को क्या लिखोगे? माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। पता चला तुमने फॉर्मूला यूज कर दिया, कौन सा? जो पढ़ा था W रिवर्सल वाला, माइनस NRT, है ना, ln V2 अपॉन V1। गलत हो गया,
वो तुम रिवर्सिबल का फॉर्मूला पढ़े हो, ये इरिवर्सिबल, ठीक है, तो ये लगाओ ना तुम, ये क्या हो जाएगा प्लस पी एक्सटर्नल कितना है 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और V2 कितना है, V2 है 1 और माइनस V1 कितना है 5, है ना। तो ये देखो है मीटर क्यूब में, और प्रेशर किस में था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो ध्यान से देखो तो यहाँ पे यूनिट अच्छे से प्यार समझते हैं, इसको और अच्छे से लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और ये 2 पावर कैंसिल हो जाएगा सर, ये 3 कैंसिल हो, अबे ये मीटर बचा है यहाँ, न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल होता है। तो ये क्या हो जाएगा -4 × 4, ये क्या होगा -16 जूल, वो तो होना ही था ना, हीट रिलीज था, इसलिए साइन अपने आप माइनस आ गया, ठीक है। हाँ, अब सपोज दैट हम ऐसा मान लेते हैं, सपोज दैट हम ऐसा मान लेते हैं कि एल्यूमिनियम के 1 मोल का टेम्परेचर इतने हीट से मान लो T केल्विन बढ़ गया, तो अभी क्या है, ये जो Q है वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए 24 जूल एनर्जी चाहिए, और हमें क्या 1 मोल का टेम्परेचर T केल्विन से बढ़ाना है, तो 24 × T, इतना जूल हमको क्या चाहिए भाई, एनर्जी चाहिए। तो अभी देख लेते हैं, Q का साइन रख दो 16, -16 रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, कॉमन सेंस लगाया करो यार, ये तो हीट रिलीज्ड है तो साइन के साथ लिखा था, थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले में यूज करना है, तो फिर हाँ भाई साइन के साथ लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर अब तो कॉमन सेंस की बात है कि अब बताओ यहां से जो हीट रिलीज है उसको फिर यूज करेंगे, तो 16 जूल यूज करेंगे, है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 × T, तो यहां से T कितना आ गया, ये आ गया 16/24, क्या होगा ये 4 चौके 16 और 4 छके 24, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 तिया 6, मतलब 2/3 केल्विन, आंसर ए, क्लियर। हाँ सर, नेक्स्ट, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी क्लास में बोला है, चाहे वो नीट हो, नीट में तो लगभग साल ये पूछा जाता है, और चाहे वो जेई हो, जेई में भी किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है हर साल, ठीक है। क्या पूछा है, द प्रोसेस विद नेगेटिव एंट्रोपी चेंज, मतलब वो प्रोसेस बताओ जहां पे एंट्रोपी चेंज क्या हो, नेगेटिव, मतलब डेल्टा एस क्या है, <0 है ना। डिसोसिएशन ऑफ CaSO4, रिएक्शन लिखते चलेंगे, डिसोसिएशन ऑफ CaSO4 टू CaO सॉलिड प्लस SO3 गैस, ध्यान से, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, हाँ सर बैलेंस है। ध्यान से देखो, जब भी सॉलिड जो है वो गैस में अगर कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि गैस की एंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा होगी ही, कॉमन सेंस की बात है। एंट्रोपी मींस व्हाट, डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस, भाई वो कितना भटक सकता है, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी, ठीक है। हाँ, अरे रेगुलर क्लास में तो कितना अच्छे से पढ़े थे कि दोस्त के घर जा रहे, उधर जा रहे, उधर जा रहे, मजा आ गया था ना, याद करो, है ना, वो भी क्या दिन थे यार, जब फिजिकल क्लास में ऐसे कॉन्सेप्ट को हलवा बना के परोसते थे और आप उतने ही मजे से पढ़ते थे, वो भी क्या दिन थे, है ना। और आज क्या आ गया ये कोरोना, साले चाइना वाले 2-2 फीट के आते हैं, और उसके बाद है ना कोरोना इतना बड़ा दे के चले जाते हैं, है ना, उनको तो मतलब क्या कहते हैं, ऐसा मारना चाहिए कि क्या ही बोलो। चलो सॉलिड देखो, यहाँ पे जिस भी रिएक्शन में क्या होगा, डेल्टा एनजी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो वहां पे एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे 1 - 0 है ना, गैस बना है, एंट्रोपी बढ़ गई, पहले सिर्फ सॉलिड था, अभी गैस बना है, एंट्रोपी बढ़ गई, तो यहाँ पे तो नहीं चाहिए अपने को, आंसर नहीं चाहिए, डेल्टा एस अपने को नेगेटिव चाहिए। डिजोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर, जब भी आप डिजोल्यूशन कराओगे किसी भी सॉलिड का वाटर में, ठीक है, तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, बिकॉज एक्वस फॉर्म बन जाएगा। अभी क्या है ये डिजोल्यूशन ऑफ आयोडीन, I2 सॉलिड है ना, वाटर में डिजोल्व कराएंगे तो एक्वस फॉर्म बढ़ जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि भाई सबसे ज्यादा एंट्रोपी होती है गैसियस फॉर्म की, देन लिक्विड फॉर्म की, एंड सबसे कम सॉलिड फॉर्म की। तो यहां भी अपना क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, एंट्रोपी नहीं चाहिए। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 एंड S2, देख लेते हैं ना, N2 गैस प्लस 3S2 गैस, ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है अपना 2NS3 गैस, ठीक है। अच्छा, यहां पे देख लो डेल्टा एनजी क्या है, 2 - 4, क्या आ गया, नेगेटिव, मतलब पहले देखो गैस के मोल्स क्या थे 4, तो अब गैस के मोल्स सिर्फ क्या हो गए, 2 हो गए, ठीक है। गैस के मोल्स अगर डिक्रीज कर रहा है तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, तो चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसका मतलब यही तो अपना आंसर आएगा, इसमें डेल्टा एस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, आइस मतलब भाई सॉलिड्स, सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से कहां जा रहा है, डायरेक्ट ये वेपर में जा रहा है, भाई यहां तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि गैस की देखो एस फाइनल ज्यादा है, एस इनिशियल कम है। डेल्टा एस हमेशा आप क्या लिखोगे, अरे डेल्टा एस ही क्या, कुछ भी, जैसे डेल्टा एच ही लिखते तो क्या लिखते हैं, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल,
डेल्टा ई ही लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। डेल्टा वी ही लिखते हैं तो ये क्या लिखते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये तो फिजिक्स में आपने कितनी बार पढ़ा होगा, ठीक है, और केमिस्ट्री मैंने कराया थर्मो में। तो क्या कहा यार इस क्वेश्चन में, समझते हैं। अब दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं, उसको खत्म कर लेंगे, फिर कहानी खत्म। द एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड विद द कन्वर्जन ऑफ 1 kg ऑफ आइस एट, हमें कहा जा रहा है कि आइस है मींस H2O सॉलिड है, ठीक है, इसका लिया है 1 kg एट 273 केल्विन टू वाटर वेपर। इसको कन्वर्ट कर देना किधर, वाटर वेपर में, H2O वेपर में एट 383 केल्विन इज, हमें डेटा क्या दिया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिक्विड एंड वाटर वेपर, ये दिया हुआ है, बहुत बढ़िया चीज। उसके बाद अपने को दिया है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिक्विड, है ना, मतलब वाटर लिक्विड के लिए दिया है, H2O लिक्विड के लिए 4.2 किलो जूल पर केल्विन पर केजी, है ना, और फिर दिया है एंड वाटर वेपर H2O वेपर के लिए भी दिया है अपने को, ये दिया अपना 2.0 किलो जूल, है ना, पर केजी पर केल्विन। हीट ऑफ लिक्विड फ्यूजन डेल्टा H0 फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, ये भी दिया है 334 एंड डेल्टा H0 वेपराइजेशन, ये कितना दिया है भाई, 2491 किलो जूल पर केजी रेस्पेक्टिवली। तो अपने को बताना है एंट्रोपी चेंज, बताओ मतलब इस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज कितना हुआ, जब अपने पास क्या था H2O क्या था, H2O था अपना सॉलिड, है ना, कितने डिग्री सेल्सियस पे, ये था अपना कुछ 273 केल्विन पे बेसिकली, और इसको कन्वर्ट करना है 383 केल्विन पे। अब ध्यान से समझना, बहुत कहानी दी हुई है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट भी बड़ा होगा, मैं इसको टीच इन्फिनिटी पे जाके करता हूं कहानी, ठीक है। जैसे ध्यान से, अपने पास है क्या इनिशियल, क्या है अपने पास है इनिशियल, ध्यान समझेंगे, H2O है कितना 1 kg है, कहां पे है 273 केल्विन पे, इसको पहुंचा, ये तो सॉलिड था, इसको पहुंचाना कहां है, H2O गैस में पहुंचाना है कितने पे भाई, 383 केल्विन पे। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो ये क्या था अपना सॉलिड है, तो ध्यान समझो H2O सॉलिड है 273 केल्विन पे मींस 0 डिग्री सेल्सियस, तो अभी ये डायरेक्ट थोड़ी लिक्विड या गैस में चला जाएगा, सबसे पहले ये फेज चेंज करेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, तो ये कन्वर्ट किस में होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मींस ये भी क्या है 0 डिग्री सेल्सियस मींस 273 केल्विन, और ये भी क्या है 273 केल्विन। दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल, फेज चेंज इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, और यहां पे होता है इक्विलिब्रियम, यहां पे होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। हाँ, अब 273 केल्विन पे ये लिक्विड है, सबसे पहले फिर क्या करेंगे, सबसे पहले फिर इसको कन्वर्ट करेंगे कहां पे भाई, 383 केल्विन तक ले जाएंगे लिक्विड का टेम्परेचर। तो H2O लिक्विड का ही टेम्परेचर पहले कहां तक ले चले जाओ, 383 केल्विन तक, फिर हमें गैस में कन्वर्ट करना है, मींस अब क्या होगा, फेज चेंज हो जाएगा, तो H2O कहां कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना कहीं कुछ छूटा तो नहीं है ना, 273 केल्विन, एक चीज देखो तो छूट गया यहां पे, क्या 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, और 373 केल्विन मतलब क्या होगा, ये 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 110 डिग्री सेल्सियस पे ध्यान समझना, सीधा ध्यान समझना 110 डिग्री सेल्सियस पे सीधा गैस थोड़ी बना सकते हो, सब यहां भी तो एक फेज चेंज होगा, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लिक्विड को ले जाना पड़ेगा, कहां पे ले जाना पड़ेगा, समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। H2O लिक्विड को ले जाना पड़ेगा पहले कितना, 373 केल्विन, जो कि बॉइलिंग पॉइंट है ना H2O लिक्विड की, यहां पहले ले जाना पड़ेगा। अब होगा फेज चेंज, है ना, और फेज चेंज होगा अगेन, ये बना लेगा भाई क्या, H2O गैस बनाएगा 373 केल्विन पे ही, ठीक है। और अगले स्टेप में आप टेम्परेचर को बढ़ा दो तो ये क्या बन जाएगा, H2O गैस बन जाएगा कितने पे, 383 केल्विन पे। तो ये 4 स्टेप में होगा प्रोसेस, जो आपको दिख रहा है लैब में कि ऐसी हो गया, वो अगर कॉन्सेप्ट वाइज आए तो 4 है ना स्टेप इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो यहां पे अपने को जो निकालनी है एंट्रोपी, वो कहां से कहां की निकालनी है, यहां से यहां की निकालनी है, इसकी हमें एंट्रोपी पूछी है ना, स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है, कौन, एंट्रोपी। हाँ, तो अभी क्या कर सकते हैं, ध्यान समझना, यहां पे बहुत ज्यादा प्यार समझते हैं कि जब ये स्टेट फंक्शन की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, अगर आप मल्टी स्टेप में जाओ या सिंगल स्टेप में जाओ डजंट मैटर, क्योंकि पाथ पे डिपेंड ही नहीं करेगा वो, है ना, इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे मान लेते हैं कि इस प्रोसेस की एंट्रोपी डेल्टा S1 है,
इस प्रोसेस की एंट्रोपी डेल्टा S2 है, इस प्रोसेस की एंट्रोपी डेल्टा S3 है, और इस प्रोसेस की एंट्रोपी क्या है, डेल्टा S4 है। ठीक है, तो जो डेल्टा S होगा, है ना, हेस लॉ इसमें भी लगा सकते हो क्योंकि ये भी क्या एनर्जी है, एंट्रोपी तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 प्लस डेल्टा S4। तो इसमें अगर आप प्यार से देखोगे ना तो ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में आते हैं, आते नहीं है, नहीं पहले आते थे। ऐसा क्वेश्चन देखो तो एक बार 2002 में पूछा है, 2002 में कुछ 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछा था आईआईटी ने, जेईई मेन नहीं, आईआईटी ने। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब आया है, ये कुछ आया हुआ है, जेईई मेन का ही आया हुआ क्वेश्चन, कुछ 2019 या 20 में समथिंग ऐसा आया हुआ ऑलरेडी। तुम समझ सकते हो कि लेवल बढ़ रहा है कि नहीं, मतलब पैटर्न तो चेंज हो रहा है, और मुझे बहुत खुशी है। ठीक है, अब जब फेज चेंज होता है तो ध्यान समझना, फेज चेंज पे एंट्रोपी कैसे लिखते हैं, फेज चेंज पे एंट्रोपी लिखते हैं डेल्टा H अपॉन T। ठीक है, और अगर मान लो डेल्टा H नॉट जैसे पर मोल दिया है, और यहां पे मान लो हमें n मोल H2O को n मोल H2O सॉलिड को n मोल H2O लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डेल्टा H नॉट देगा पर मोल में। खैर यहाँ पे डेटा दिया है पर केजी में, और स्टार्ट भी किससे किया है, केजी से ही किया है, तो यहाँ पे खैर वो तो कोई टेंशन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन ये सबका, बस फॉर्मूला लगाते जाएंगे। तो डेल्टा S1 क्या हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड मतलब क्या है, फ्यूजन है, तो ये हो जाएगा डेल्टा H फ्यूजन अपॉन T। ठीक है भाई, डेल्टा S का फॉर्मूला क्या था, Q रिवर्सिबल अपॉन T, ये तो क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस ही है ना। तो यहाँ पे Q क्या हो जाएगा, डेल्टा H, क्योंकि ये फेज चेंज होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, हाँ। नाउ डेल्टा S2 की अगर हम बात कर लें तो डेल्टा S2 में देखो भाई ये क्या है भैया, टेम्परेचर हमने चेंज किया, तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा S2 की बात कर ले तो फॉर्मूला याद करो, ये होता था NR P1 अपॉन P2 प्लस NCP ln T2 अपॉन T1, यही तो होता था, याद करो। कांस्टेंट प्रेशर है, P1 P2 बराबर, ये टर्म खत्म। ठीक है, तो बच जाएगा ये टर्म। तो यहां पे Cp कौन सा यूज करोगे, लिक्विड वाटर वाला, ये Cp कौन सा यूज करोगे, लिक्विड वाटर वाला, क्लियर। और T2 ये है ना, और T1 ये है। कैलकुलेशन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ने वाला हूं। ठीक है, थर्ड में आ जाओ, यहाँ पे अगेन फेज चेंज है, लिक्विड से जा रहा है वेपर में, मतलब क्या है, वेपराइजेशन है। तो यहाँ पे जो डेल्टा S आएगा, मतलब डेल्टा S3, दिस इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट वेपराइजेशन अपॉन T। ठीक है, होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। और फिर चौथे प्रोसेस की बात करें तो फिर से टेम्परेचर बढ़ा है, तो सेम फॉर्मूला उधर क्या कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला चिपका सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे अभी कहानी देखो क्या करना है, अभी डेल्टा S और क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म खत्म, ये आएगा अपना NCP ln T2 अपॉन T1, यही तो होगा, क्लियर। तो सब देखो दिया ही हुआ है, यहाँ पे जो Cp यूज होगा वो किसका यूज होगा, H2O वेपर का यूज होगा। तो सबका वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, है ना, पर केजी है सब, तो कोई टेंशन नहीं है, सबका यूनिट एक जैसा ही है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया चीजें। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखो अब जेईई मेन में आने लगा है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई मेन में आया है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्योंकि अब हो गया, बस बहुत हो गया। एन आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस, बहुत बढ़िया बात। डेल्टा यू बीसी ये अपने को दिया हुआ है, बीसी के लिए अपने को क्या क्या दिया है, डेल्टा यू बीसी दिया है -5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और क्यू ए बी दिया है, ए बी के लिए क्या दे दिया है, क्यू दे दिया है 2 किलो जूल पर मोल, है ना। डब्ल्यू ए बी दिया है, इसके लिए डब्ल्यू भी दिया है, तो डब्ल्यू दिया है -5 किलो जूल पर मोल। डब्ल्यू सी ए अपने को दिया है, ये कितना है, डब्ल्यू सी ए अपने को दिया है 3 किलो जूल पर मोल। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग प्रोसेस सी ए, तो इसका मतलब आपसे क्यू सी ए पूछा है। ठीक है, तो देखो भैया क्यू और डब्ल्यू में रिलेशन निकालना एक ही चीज है, फर्स्ट लॉ, डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो आपको क्या क्यू निकालना है, तो डब्ल्यू तो पता है, डेल्टा ई अगर सी ए का निकाल दो तो काम बन जाएगा। अब ये है साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई क्या होता है, 0 होता है। फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा ई 0। अगेन क्या, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, वो भी देख के जाना। हीट एंड वर्क क्या होता है, पाथ फंक्शन। बाकी जितने पैरामीटर हम पढ़ते हैं सब क्या है, स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो डेल्टा इक्वल टू 0, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं डेल्टा ई ऑफ ए बी, टोटल अगर लिखना हो तो डेल्टा ई ए बी प्लस डेल्टा ई बी सी और प्लस डेल्टा ई सी ए, ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब यहां पे सवाल ये आता है कि डेल्टा ई सी ए तो हमें निकालना ही है,
तो इन दोनों को पहले पता करना पड़ेगा। तो देखते हैं AB के लिए, AB के लिए QW दिया है तो इसके लिए फर्स्ट लॉ लगा दो। तो फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, Q प्लस W। Q कितना है 2, W कितना है -5, ठीक है। तो इसके लिए क्या आ गया भाई -3 किलो जूल आ गया। तो डेल्टा ई AB तो आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। तो इसको लिखते चलो साथ में, -3 हो गया प्लस डेल्टा ई बी सी ऑलरेडी तुमको दिया है, उसको निकालने की जरूरत नहीं है, -5 है। डेल्टा ई लिखो चाहे डेल्टा यू लिखो, कोई टेंशन नहीं है। और प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा ई सी ए, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया डेल्टा ई सी ए, ये कितना हो जाएगा, इधर है -8 प्लस डेल्टा ई सी इक्वल टू 0, उधर जाके क्या हो जाएगा 8। तो 8 किलो जूल हो गया। यहां पे अब रख दो, तो ये हो गया 8 क्यू अपने को निकालना है, और वर्क डन इन सी क्या है भाई 3 है। तो क्यू की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 8 - 3, मतलब क्या हो जाएगा 5 किलो जूल पर मोल। तो देखो यहाँ पे साइन कितना इंपॉर्टेंट है, दोनों ही ऑप्शन दिया और गलत वाला ऑप्शन पहले है। तो आई होप कि ऑप्शन बी सही है। क्लियर? तो आई होप कि यहां तक सबको समझ में आ गया, चीजें सब रिवाइज कर सकते हो। एक चीज जो है वो मल्टी स्टेप में जब वर्क डन होता था और इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल वर्क डन को कंपेयर करते थे, उससे जो क्वेश्चन बनते हैं ऑलरेडी मैंने क्लास में मार्क कराए हुए हैं। जैसे टीएफ इरिवर्सिबल और टीएफ रिवर्सिबल में ज्यादा कौन होता है, तो टीएफ रिवर्सिबल कम होता है ना। अगर आपका जैसे आइसोथर्मली एक्सपेंड करे गैस, आइसोथर्मली एक्सपेंड करे गैस और रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली दोनों ही तरीके से एक्सपेंड कराएं, तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा, सॉरी आइसोथर्मली तो नहीं, आइसोथर्मल मतलब तो क्या हो गया, नहीं एडियाबैटिक। अगर मान लो हमारे पास एक गैस है और उसको रिवर्सिबली एक बार एक्सपेंड करवाते हैं और एक बार इरिवर्सिबली एक्सपेंड कराते हैं, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो फाइनल टेम्परेचर है, एक बार रिवर्सिबल प्रोसेस का और एक बार इरिवर्सिबल प्रोसेस का, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो मैं आंसर बताता हूं कि टी इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है, मतलब टी एफ इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन टी एफ रिवर्सिबल, ठीक है। तो वो सारी चीजें ऑलरेडी क्लास में मार्क कराई हुई है, तो बस वो टॉपिक आप पढ़ सकते हो, है ना। बाकी सारा कुछ हो चुका है। तो इतना क्वेश्चन करने के बाद आप नोट्स को एक बार रिवाइज कर लो, और टाइम मिले तो बचा खुचा पीवाईक्यू लगा लो। आपका प्रिपरेशन एकदम 100% हो चुका है, अब आप एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।